नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो आज हम करेंगे साथियों पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं साथियों। तो आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको निःशुल्क यानी फ्री पीडीएफ मिल जाती है। आपको किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देनी होती है साथियों, और आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स भी मिल जाते हैं। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। ठीक है साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें साथियों। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये रहा पहला प्रश्न, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो साथियों, किस देश में मनाया जाता है? गर्मियों में मनाया जाता है। तो जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो साथियों, अभी तक आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया होगा। बता देता हूं मैं कि किस देश में मनाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। किस देश में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ठीक है, क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ कब मनाया जाता है? तो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मी यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वहाँ पर क्या है, भीषण गर्मी पड़ती है साथियों। हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, वहाँ पर क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ये पहला महीना होता है गर्मी का। ठीक है साथियों, गर्मी का कैसा महीना होता है? पहला महीना होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर के 28 फरवरी तक होती है। कब तक होती है? 28 फरवरी यानी 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है साथियों। इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है यानी छुट्टी रहती है। तो यह त्यौहार 25 दिसंबर को पड़ता है। कब पड़ता है साथियों? यह पड़ता है आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में कब मनाते हैं साथियों? तो 25 दिसंबर। अपने यहाँ क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। ठीक है, 25 दिसंबर में क्या है, भीषण सर्दी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। ठीक है, कोहरा पड़ता है, तब मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है इस प्रश्न की। बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? बताइएगा किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन इसका सही राइट आंसर होगा। तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर स्थित है साथियों? तो यह गुजरात में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? गुजरात में है। कहाँ पर है साथियों? गुजरात में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, यहाँ पर 30 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, कितने तरह की? 30 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शेरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है। यहाँ पर 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं साथियों? 30 प्रजातियां पाई जाती हैं और 20 प्रजातियां कैसी हैं? सर्वविषरप हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ पर शेरों का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है साथियों? तो शेरों का संरक्षण किया जाता है। यह स्थान कौन सा है? गुजरात का है। ठीक है, गुजरात। ठीक है, यहाँ पर शेरों का संरक्षण किया जाता है, यानी एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? तो साथियों, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश में महोगनी है, कैक्टस है, फर है, चंदन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, हम फटाफट से सभी प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे और संपूर्ण विश्लेषण के साथ में प्रश्नों को देखते चलेंगे। ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं देखता हूं, मुझे पता है 80% से अधिक लोग हैं ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन लोगों ने। तो उन साथियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है। मैं आपके लिए इस तरह सबसे बेहतरीन डाटा लेकर के आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा साथियों। बस आप सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी और संबंधित नोट्स भी मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों एक बार। ठीक है, 80% से अधिक लोग ऐसे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, लेकिन वो क्या है, वीडियो जरूर देखते हैं। ठीक है साथियों, उनसे मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रजाति वनस्पति प्रदेश में पाई जाती है? तो कैक्टस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है साथियों? कैक्टस। कैक्टस क्यों पाई जाती है? जो कैक्टस का पौधा होता है मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं जो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, इसकी पत्तियां होती हैं जो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण बाष्प उत्सर्जन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण बाष्प उत्सर्जन होता है वो कम हो जाता है, जिससे इससे क्या है, कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों,
तो आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में कि कैक्टस के कांटों के बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है साथियों, देखो कैक्टस मरुस्थल प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति है। ठीक है साथियों, यह सपुष्पक वनस्पतियां एवं जीव वैज्ञानिक कुल है, जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूलों एवं तनों में पत्ती बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहता है। ये कैसी परिस्थिति में जीवित रह सकता है साथियों? शुष्क सूखे प्रदेश में भी जीवित रह सकता है। इसका जीवित रहने का कारण क्या है? जिसके पत्ते होते हैं जो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं साथियों, ताकि बाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाती है और जिससे क्या है जल की कमी नहीं होती। ठीक है साथियों, जिससे क्या है जल का ह्रास नहीं होता, यानी जल बाष्प उत्सर्जन कम होता है जल का, तो जिससे क्या है जल की कमी नहीं होती साथियों। ठीक है, इसे आपको पढ़ लेना है। चलते हैं आगे। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से है और जल प्रदूषण से है। बताइए ग्रीन मफलर का आपका संबंध है साथियों, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आपके पढ़ने के लिए समय दे दिया मैंने साथियों, तो बताता हूं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? तो वायु प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है साथियों? तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है साथियों, हमें क्या है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या है पेड़ क्या है ध्वनि प्रदूषण को कम कर देते हैं और जो हमारे कानों तक जो ध्वनि पहुंचती है उसे क्या करते हैं कम कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे क्या है शोर कम हो जाता है। ठीक है साथियों, ध्वनि को क्या कर देते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं ध्वनि को फिल्टर कर देते हैं साथियों, और इससे नागरिक तक पहुंचने से रोकते हैं। इससे क्या है मनुष्य के कानों तक पहुंचने से क्या करते हैं रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में हरे पौधे क्या है ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है भू पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जो भू पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? ठीक है बताइएगा क्या है इसका स्रोत? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है, क्या है? देखो साथियों, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है इकोसिस्टम है उसमें जो ऊर्जा का स्रोत है क्या है? तो ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है साथी बताइएगा। तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है हमारा, आप समझ गए होंगे इस चित्र के माध्यम से ही। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है साथियों? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। तो यह ऊर्जा का क्या है स्रोत है, बहुत ही बड़ा ऊर्जा का कैसा है तो स्रोत है। ठीक है साथियों, सूर्य हमारा क्या है ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटोन यानी छोटी छोटी प्रकाश तरंगें फोटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जाता है। ठीक है साथियों, इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का संवाहक भी माना जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है, आलू है। तो बताइएगा साथियों कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या है बायोडीजल की एक फसल है। इसमें क्या है 25 से लेकर के आपका 30% तक क्या है तेल पाया जाता है। इससे क्या है आपकी कार है वाहन है वो क्या है चलते हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको पढ़ लेना है। देखो साथियों, जो जेट्रोफा होता है इसके अंदर 20 से 25% तेल निकाला जा सकता है, तेल से चलाए जा सकते हैं, इससे कार आज चलाए जाते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल का पौधा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बायोडीजल का पौधा कहते हैं। ठीक है, जेट्रोफा अनावृष्टि रोधी पौधा है, ये किसी भी मौसम में हो सकता है। इसे सदाबहार पौधा भी कहते हैं साथियों। क्या बोलते हैं सदाबहार झाड़ी यानी सदाबहार वन बोलते हैं। ठीक है साथियों, यह किसी भी परिस्थिति को झेलने में क्या है साथियों सक्षम है। यह शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में उगता है साथियों? तो शुष्क क्षेत्र में उगता है। ठीक है, जेट्रोफा क्या है बायोडीजल की एक फसल है। ठीक है, इसे आपको याद रखना। भारत की अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ये कहाँ होता है साथियों? भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे देशों में क्या है उत्पन्न होता है साथियों। इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया साथियों? जल्दी से बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये 1982 है, 1986 है, 1992 है, 1996। तो कब किया गया साथियों? तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? तो 1986 में किया गया था, यानी 19 नवंबर 1986 को इसे पारित किया गया। ठीक है साथियों, जान लेते हैं इसके बारे में।
तो विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं साथियों? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून 1972 से स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। ये साथियों कहाँ पर संपन्न हुआ था? स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। तब से लेकर आज तक हम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं साथियों। ठीक है, इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसी से प्रभावित होकर के, किससे? 5 जून 1972 में जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, इससे क्या है प्रभावित होकर के जो भारत देश ने क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। ठीक है, क्या पास किया? 1986 में क्या है एक अधिनियम लाया, जिसे क्या बोलते हैं हम? एक अधिनियम लाया गया जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलते हैं। ठीक है साथियों, इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कितनी धाराएं रखी गई साथियों? आपके लिए प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड नहीं है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है साथियों। तो इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। 4 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में बांटा गया है साथियों? तो 4 अध्यायों में बांटा गया है। इसे कब पारित किया गया? तो 19 नवंबर 1986 को इसे पारित किया गया। आपसे इसकी डेट भी पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस दिन और किस वर्ष लागू किया गया, यानी पारित किया गया। तो 19 नवंबर 1986 को पारित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, बनाओ में वृद्धि। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमंडलीय तापमान का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है साथियों? वृद्धि। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे बोलते हैं? हम इसी को बोलते हैं साथियों। यदि वातावरण में जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है मात्रा बढ़ती जाएगी तो क्या बोलते हैं? इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? भूमंडलीय तापन कहते हैं साथियों। जान लेते हैं इसके बारे में। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या है साथियों? वृद्धि है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में यदि वृद्धि होगी तो क्या होगा? भूमंडलीय तापन होगा, जिससे क्या है ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी। ठीक है साथियों, जिस वजह से जो हमारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर या जानते हो साथियों ग्लेशियर होते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ के पहाड़। ठीक है साथियों, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं ना उन्हें बोलते हैं ग्लेशियर। इनके पिघलने से क्या होगा साथियों? यदि ग्लेशियर पिघलने लगेगी हमारी तो क्या है समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगेगा। यदि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा साथियों, यदि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जो हमारी भूमि है तो क्या हो जाएगी? भूमि जलमग्न हो जाएगी साथियों। भूमि हमारी यदि जलमग्न हो जाएगी तो मानव के जो मानव है, मानव के आवास पर क्या पड़ेगा? बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या है बाढ़ जैसी संभावना देखने को मिल सकती है। बाढ़, तूफान है, और जो मनुष्य के जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या है उनमें कमी आ जाएगी। उनमें क्या आ जाएगी साथियों? जो मनुष्य के खाद्य पदार्थ हैं, मानव द्वारा के खाद्य पदार्थ, उनमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और महामारी जैसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है साथियों, तो बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी। बीमारी पैदा होने का कारण क्या है? जब जल स्तर बढ़ेगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या है जलमग्न हो जाएंगे, जिससे क्या है वो सड़ेंगे गलेंगे, जिससे क्या है गंध पैदा होगी और कई तरह की हानिकारक गैसें निकलेंगी, जिससे क्या है बीमारियां पैदा होंगी। ठीक है साथियों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूं। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो किस सुधार हेतु था साथियों? जल्दी से बताइएगा। तो साथियों आपके पास आज से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 तारीख है आज साथियों। तो जो भी साथी हैं MP टेट वर्ग 3 दे रहे हैं उनसे मेरा एक संदेश है कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि ना करें, सावधानी से फॉर्म भरें साथियों। सभी डॉक्यूमेंट एकत्रित कर लें। सबसे पहले सभी जानकारियां हासिल करने के बाद ही फॉर्म भरें साथियों, क्योंकि गलतियां तो हो जाती हैं, सुधार भी हो जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले गलती होने का अवसर ही ना छोड़ें तो सबसे बेहतरीन होगा आपके लिए। तो गलती नहीं करना है। EWS वाले छात्र हैं तो EWS वाले छात्र क्या करेंगे? अपना EWS बनवा लें, अभी आपके पास समय है, क्योंकि EWS आपका अपलोड होने वाला है साथियों। क्या है? अपलोड होगा, इसलिए आपको EWS अभी बनवा लेना है। जो भी छात्र EWS से हैं, क्योंकि उनके लिए पास मार्किंग कितना 50% रखा गया है साथियों, यानी वो 75% पर पास होने वाले हैं। EWS वाले कितने? 75% पर, या सॉरी साथियों 75 अंक पर पास होंगे, यानी 50% मार्क में उन्हें पास मार्किंग रखा गया है। ठीक है साथियों,
तो जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं साथी और ईडब्ल्यूएस धारक हैं, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, वो अपना सभी ईडब्ल्यूएस बनवा लें, क्योंकि आज से आपके एग्जाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं साथियों। तो सभी साथी अपने अपने एग्जाम यानी फॉर्म फिल कर दीजिएगा साथियों। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी है, सभी को अच्छे से फॉर्म फिल करना है। 40 दिन का मात्र आपके पास समय है, अब अपना समय बर्बाद मत होने दीजिए साथियों। शादियां तो अभी नहीं चल रही हैं साथियों, तो पार्टियों में जाने बंद कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हो, सब कुछ बंद कर दीजिएगा। चैट वगैरह 40 दिन के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको एमपी टेट क्वालिफाई करना है। तो साथियों थोड़ा बहुत तो त्याग करना ही होगा, त्याग करोगे तब भी कुछ हासिल होगा साथियों, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। गंगा एक्शन प्लान का लाने का उद्देश्य था जल की गुणवत्ता, क्या था, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, जल की गुणवत्ता हो जाता है साथियों। चलते हैं आगे। गंगा एक्शन प्लान का लाने का मुख्य उद्देश्य था जल की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना, ठीक है साथियों। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ किया गया था। 15 वर्ष के बाद इसकी अवधि क्या है, इसमें इतना खर्चा आया, कितना आया, 901 यानी 71 करोड़ का खर्चा आया, ठीक है। फिर भी प्रदूषण कम करने में कैसा रहा, विफल रहा। यह कैसा रहा साथियों, तो विफल रहा था, ठीक है। इसे आपको पढ़ लेना है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो किस इकाई द्वारा किया जाता है साथी बताइएगा। जूल के द्वारा, डेसिबल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, नैनो इकाई के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है तो बताइएगा। इसे किया जाता है डेसिबल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो डेसिबल के द्वारा किया जाता है, ठीक है साथियों। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई के द्वारा किया जाता है साथियों, ठीक है। 80 डेसिबल से यदि इससे अधिक शोर श्रवण शक्ति स्थायी हानि पहुंचा सकता है, ठीक है साथियों। यदि आप 80 से 85 से अधिक शोर को सुनते हो तो क्या है, आपके कानों की जो शक्ति है उसे क्या है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है साथियों। श्रवण शक्ति वाले बालों के लिए 25 से 30 डेसिबल, जो सामान्य हम बातचीत करते हैं ना उसके लिए कितना है, 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है साथियों, पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद हो जाती है और 75 डेसिबल से जो ध्वनि होती है जो साधारण तेज हो जाती है, यानी साधारण तेज ध्वनि कितनी होगी, 75 डेसिबल हो जाती है साथियों, ठीक है। 95 डेसिबल अत्यंत तेज ध्वनि हो जाती है साथियों। और 120 से अधिक यदि डेसिबल की ध्वनि है तो ये आपके क्या है, कानों को क्या है, नष्ट यानी खराब कर सकती है, यानी ध्वनि तीव्रता कष्टदायक हो सकती है, ठीक है साथियों। ये आपके कान के पर्दे यानी रक्तचाप जैसी समस्या आपको आ सकती है, ठीक है। रक्तचाप यानी रक्त का जो संचालन है वो रुक सकता है अधिक ध्वनि के कारण, ठीक है साथियों। तो प्रश्न नंबर 11 है, सूची को मिलान करना है। आवास है, जानवरों के प्रमुख आवास है, किसको किससे मिलाना है साथी, मिलाइएगा। मुर्गी कहाँ रहती है हमारी, तो बताइएगा मुर्गी कहाँ रहती है। मुर्गी रहती है हमारी दड़बा में अंदर रहती है, ठीक है, दड़बा। सुअर रहता है सुअरशाला में। चींटी रहती है हिल के अंदर रहती है। भेड़ कहाँ पे रहती है साथी, बाड़ा में रहती है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा साथियों। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर सेट में, ऐसा नहीं है किसी किसी सेट में, हर सेट में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपका यानी पहले का दूसरा कहाँ है साथियों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो पहले का दूसरा हमारा कहाँ पर है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाता है, ठीक है साथियों, पहले का दूसरा, ठीक है साथियों। तो एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया साथियों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है साथियों। चलते हैं तो जानवर और जानवरों के आवास को जान लेते हैं साथियों, एक नज़र में देखते हैं कौन सा जानवर किस में रहता है। कुत्ता कहाँ रहता है, कुत्ता घर में रहता है। शेर माद में रहता है। भेड़ कहाँ रहता है, बाड़ा में रहती है। बिल्ली पिंजरे के अंदर रहती है। मुर्गी दरबा में रहती है। हिरन कहाँ रहता है, घास स्थल में रहता है साथियों। घोड़ा कहाँ रहता है, स्थल में रहता है। गाय कहाँ रहती है, खलिहान में रहती है। बतख कहाँ रहती है, पानी में रहती है। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में रहती है। चूहा कहाँ रहता है साथियों, बिल में रहता है। चूहा कहाँ रहता है साथियों, बिल में रहता है। सांप कहाँ रहता है, बिल में रहता है। बताइए सांप अपना घर स्वयं बनाता है या कहाँ पर रहता है, सांप किसके घर में रहता है बताइएगा आप सभी। बकरी कहाँ रहती है, बाड़ा में रहती है। बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है। सूअर कहाँ रहता है, सुअरशाला में रहता है साथियों। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। और गधा कहाँ पर रहता है आपका, गधा अस्तबल में रहता है साथियों। बतख कहाँ रहती है साथियों, तो बतख हमारी पानी के अंदर हो जाती है। मधुमक्खी कहाँ रहती है साथियों, तो मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें शहद होता है, ठीक है साथियों, उसके अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं। मकड़ी कहाँ रहती है, मकड़ी का जाला, आपने देखा होगा मकड़ी का जाला कैसा होता है, इस तरह का जाला पूर लेती है साथियों घरों में, उसे क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाला। चींटी कहाँ रहती है, हिल में रहती है, ठीक है साथियों। ऐसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है साथी बताइएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है, सीएफसी है,
फ्रेयॉन है, CO2 है, CH4 यानी मीथेन है, कौन सी है बताइएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है साथी, कौन सी हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या जाती है, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस हो जाती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है। साथियों जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं हमारी। तो ग्रीन हाउस गैस को याद करने का तरीका है ओ मीना कल काजल लगाना, ट्रिक है इसकी साथियों, ट्रिक के माध्यम से हम जान लेते हैं, आप कभी नहीं भूलोगे। ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक है साथियों, तो ट्रिक है ओ से आपका हो जाता है ओजोन, ओ से कौन सी हो जाती है साथियों, ओजोन हो जाती है O3, माँ से हो जाता है मीथेन हो जाती है साथियों आपकी, कौन सी हो जाती है मीथेन, CH4 कौन सी हो जाती है CH4 मीथेन हो जाती है साथियों आपकी। ठीक है, ना से हो जाती है आपकी, ना से कौन सी गैस हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है साथियों, N2O। ठीक है साथियों, कल से आपकी कौन सी गैस हो जाती है, तो कल से हो जाती है आपकी कल से यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS हो जाती है। ठीक है साथियों, और कल हो गया, अब बचा आपका क्या का से आपकी कौन सी गैस हो जाती है, तो का से हो जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाती है आपकी साथियों। ठीक है, और आपका बचा का जल बचा, यहाँ पर जल से आपका क्या हो जाता है साथियों, जल से हो जाता है जल वाष्प। ठीक है साथियों, जल वाष्प हो जाता है। तो इसकी ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना, तो ओ से हो जाता है ओजोन हो जाता है, माँ से हो जाता है मीथेन हो जाता है। ठीक है, ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, कल से हो जाती है आपकी कौन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है। ठीक है साथियों, और का से हो जाती है कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, जल से हो जाती है आपकी जल वाष्प हो जाती है। ठीक है साथियों, इसको आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था साथियों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक योगदान किसका रहता है साथियों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान रहता है। यहाँ पर आपको ये सारी गैसें दी गई हैं, इसे आपको याद कर लेना। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलान करना है साथियों। विटामिन दिए गए हैं, उनसे होने वाले रोग दिए गए हैं, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों बताइएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा होता है, आयरन की कमी से कौन सा हो जाता है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथी, जल्दी से बताइएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी हो जाता है क्या, बेरी होता है क्या, अर्कता होती है, गलगंड होता है, या रतौंधी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। क्या होता है साथियों, तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी नामक रोग हो जाता है। तो आपको देखना है, यानी ऑप्शन ए का कौन सा है, ए का ई कहाँ पर दिया है साथियों, इसमें नहीं है तो इसे गलत करो। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन को हटा सकते हो। ए का ई कहाँ है साथियों, इसमें डी दे रखा है, इसको भी हटाओ। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बी का दूसरा कहाँ है साथियों, बी का दूसरा यानी बेरी। तो बी का दूसरा कहाँ पर है, दूसरे का बी ये रहा साथियों, इसमें दूसरे का सी है, तो ये भी ऑप्शन आपका हट जाता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है साथियों, ऑप्शन हमारा दूसरा बच जाता है। तो 2 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है साथियों। आयरन यानी लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो अरक्ता हो जाता है, यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा साथियों, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, गर्दन फूल के मोटी हो जाती है, जिसे बोलते हैं गलगंड रोग बोलते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग हो जाता है साथियों। आयरन की कमी से अरक्ता हो जाती है साथियों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्ण अंधता बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, वर्ण अंधता। ठीक है, विटामिन ए की कमी से, इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है साथियों। 1 नंबर का यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। ये सभी विटामिन और उनसे होने वाले रोग दिए गए हैं, इसे आपको PDF में पढ़ लेना है। ठीक है, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था साथियों, EB स्पेस साइंस से प्रश्न आपका है। यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने हमारी स्पेस साइंस की क्लास नहीं देखी है तो टॉपिक बाय प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आपको जाकर के देख लेना है। 4 से 5 क्लास मैंने करवा रखी है, वहाँ पर 4 से 5 क्लासें मिलेंगी आपको, जो स्पेस साइंस उसमें मैंने पूरा कवर कर रखा है। ठीक है साथियों, उसे आपको जाकर के देख लेना है। मंगलयान कब लॉन्च किया गया, तो मंगलयान कब लॉन्च किया गया बताइएगा।
तो 5 नवंबर 2013 को, 19 अक्टूबर 2010 को, 8 मई 2012 को, 20 मई 2014 को। तो मंगलयान लॉन्च किया गया था हमारा, कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था साथियों, जल्दी से बताइएगा। तो जान लेते हैं मंगलयान। मंगलयान भारत का पहला मंगल यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसे क्या मॉम नाम से भी जानते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है साथियों, मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगलयान को जाना जाता है, ठीक है। इसे 5 नवंबर को 2013 को परियोजना के तहत मंगल की कक्षा में छोड़ दिया गया था। कहाँ से छोड़ा गया था साथियों? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश जो राज्य है ना, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट यानी पीएसएलवी के द्वारा इसे सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। PSLV 25 के द्वारा इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। किसको? मंगलयान को। कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। साथियों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आने की संभावना भी है इस प्रश्न की, ठीक है साथियों। तो याद कर लेना है कब लॉन्च किया गया था इसे। तो 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV लॉन्च व्हीकल द्वारा C-25 के द्वारा इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था साथियों, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सूची मिलाना है। अंतरिक्ष एजेंसियां दी गई हैं साथियों, एक तरफ आपको उनके देश दिए गए हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी किस देश से संबंधित है आपको बताना है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। 101% मैं आपको बोल सकता हूँ 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। 101% साथियों आपको यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट तक जुड़े रहना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे और भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। वो भी संपूर्ण विश्लेषण के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो नासा कहाँ की एजेंसी बताएगा? नासा हमारी USA यानी अमेरिका की एजेंसी है, ठीक है साथियों। नासा कहाँ की एजेंसी है साथियों? तो अमेरिका की एजेंसी हो जाती है। CNES यह कहाँ की एजेंसी है बताइएगा? CNES तो यह एजेंसी हो जाती है आपकी फ्रांस की एजेंसी हो जाती है। कहाँ की हो जाती है साथियों? यह हो जाती है फ्रांस की एजेंसी हो जाती है। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हो। CNES में S है और फ्रांस में भी सा आता है यानी S आती है, ठीक है। फ्रांस में भी S आती है, CNES में भी S आती है। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो। जेक्सा कहाँ की एजेंसी है? तो जेक्सा हमारी जापान की एजेंसी है। कहाँ की है? तो जापान की एजेंसी है। CNSA देखो CNES है, ये CNES है। ये वाला कौन सा है? तो ये वाला है CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी हो जाता है साथियों। ये कहाँ की है? चीन की है साथियों। तो ऑप्शन हमारा डी का कैसे हो जाएगा? तीसरे से हो जाएगा, मिलान हो गया। यानी पहले का कौन सा है साथियों? तो पहले का चौथा ये दे रखा है साथियों। इसमें नहीं है, इसको उठाओ, इसमें नहीं है, इसको उठाओ, इसमें नहीं है, इसको उठाओ। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। यदि आपको एक भी पता होगा ना साथियों, तब भी आप प्रश्न के उत्तर को हाथ सही कर सकते हो, ठीक है साथियों। देखो एक ही ऑप्शन से इसका राइट आंसर निकल आया, ठीक है। ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का कौन सा है? तो पहले का ए का कौन सा है? तो ए का चौथा, सॉरी साथियों, ए का कौन सा है? तो ए का कौन सा है? चौथा है। तो ए का चौथा कौन सा है? इसमें नहीं है, इसको उठाओ। इसमें दिया है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसको उठाओ। तो हमारे पास 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे, ठीक है साथियों। अब आता है CNES, ये कहाँ की एजेंसी है साथियों? तो ये फ्रांस की है, ठीक है। यानी दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा कहाँ है साथियों? दूसरे का तीसरा ये रहा, दूसरे का तीसरा। ऑप्शन हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाता है साथियों। कौन सा? ऑप्शन 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसको भी काट दो। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तो इसका साथियों संपूर्ण विश्लेषण ये दे रखा है। नासा कहाँ की एजेंसी है? नासा का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म दे रखा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी, ठीक है साथियों। चाइना यानी CNES है। फ्रांस की नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च एजेंसी, ये फ्रांस की हो जाती है साथियों। रॉसकॉस्मो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी कहाँ की है साथियों? रूस की हो जाती है। जेक्सा कहाँ की है? जापान एरोस्पेस, ठीक है। एक्सप्लोरेशन एजेंसी कहाँ की हो जाती है साथियों? जापान की हो जाती है। इसरो कहाँ की है साथियों? भारत की एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे बोलते हैं, भारत की एजेंसी कहाँ की है साथियों? ये इसरो भारत की एजेंसी है। हमारे भारत की एजेंसी कौन सी है साथियों? तो इसरो हो जाती है, ठीक है। इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? बताइए साथियों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, राकेश शर्मा है,
कल्पना चावला है, यूरी गार्गन है। बताइएगा साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव था यूरी गार्गन महोदय जी थे। कौन थे साथियों? तो यूरी गार्गन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है साथियों। इन्हें 12 अप्रैल कब भेजा गया था साथियों? तो 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था साथियों? इन्हें 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसे आपको याद रख लेना है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था, इसे कब भेजा गया था? तो 12 अप्रैल 1961 को भेजा गया था, यूरी गार्गन को भेजा गया था। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न 1 नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम मानव कौन बने साथियों? तो यूरी गार्गन हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान देश से प्रक्षेपित किया गया। जो चंद्रयान 1 भेजा गया था वो कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीकालाहस्ती से किया गया था, श्रीकाकुलम से किया गया था, श्रीहरिकोटा से किया गया था, श्रीशैलम से किया गया था। बताइएगा, अभी अभी हम इस प्रश्न को करके आए हैं। कहाँ से किया गया था साथियों? जो चंद्रयान 1 को चंद्रमा पर भारत का पहला प्रक्षेपित किया गया था तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से इसे भेजा गया था। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है साथियों, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 के द्वारा इसे भेजा गया था। किसके द्वारा? तो PSLV C-25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं साथियों। तो चंद्रयान 1 चंद्रमा का मिशन था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई थी। इसकी पहल कब शुरू की गई थी साथियों? 2008 में शुरू की गई थी। चंद्र की जांच की गई थी। ठीक है साथियों, मिशन में केवल एक चंद्र कक्ष था, कोई लैंडर या रोवर शामिल नहीं था इसके अंदर। ठीक है साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई साथियों? तो 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? बताइएगा, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान क्या हो गई थी साथियों? मृत्यु हो गई थी। तो ये भारत से रिलेटेड होते हैं साथियों, भारत से रिलेटेड थे। कौन है साथियों? सॉरी साथियों, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हुई थी? ठीक है साथियों, तो किसकी हुई थी? व्लादिमीर कोरोमा, कल्पना चावला, यूरी गार्गन, नील आर्मस्ट्रांग। किसकी हुई थी साथियों? बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्लादिमीर कॉमरेव। जो अंतरिक्ष के दौरान इन्हें क्या हो गई थी साथियों? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर सॉरी साथियों, व्लादिमीर कॉमरेवा पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिनका निधन अंतरिक्ष में हो गया था। वह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे जो पहली बार वर्ष 1964 में वास्को ड वन अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। दूसरी बार 24 अप्रैल 1967 को सोयूज 1 के साथ पृथ्वी की कक्षा में दूसरी बार वापस आते हुए अंतरिक्ष यान में हुए धमाके से उनकी क्या हो गई साथियों? मृत्यु हो गई। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। 24 अप्रैल 1967 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, तो थोड़ा इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। कल्पना चावला के बारे में बात करते हैं। ये क्या है साथियों? भारतीय मूल की रहने वाली हैं साथियों। इनकी मृत्यु कब हुई साथियों? जल्दी से बताइएगा साथियों। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को, जब ये अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी ना, अंतरिक्ष से वापस आते समय इनके साथ में 7 सदस्य और थे। कितने लोग थे साथियों? तो 7 सदस्य और थे। तो अंतरिक्ष से वापस आते समय इनकी क्या हो गई साथियों? अंतरिक्ष जो यान था उसके अंदर क्या है? आग लग गई। जैसे ही इन्होंने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, जैसे ही यान ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया
तो जिसने क्या है उसमें आग लग गई और आग लगने के कारण क्या है बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिससे क्या है 7 लोग थे जिसके अंदर कल्पना चावला भी थी साथियों, इनकी मृत्यु हो गई। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस यान के नाम का नाम था कोलंबिया अंतरिक्ष यान में इनकी क्या हुई घटना, ऐसी घटना थी साथियों जिससे क्या है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना। जो कोलंबिया यान था इसके कारण इसमें आग लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, जिसके अंदर 7 पैसेंजर थे। ठीक है, इसमें एक कल्पना चावला भी हमारी शामिल थी। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं साथियों। प्रश्न आता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो प्रथम व्यक्ति कौन था साथियों, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं आपके। कौन हो जाते हैं साथियों चंद्रमा पर, किस पर साथियों, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है साथियों, इसे भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक प्रश्न और आ जाता है साथियों कभी कभी, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो राकेश शर्मा, इसे आपको याद रख लेना, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, राकेश शर्मा। इन्हें कब भेजा गया था अंतरिक्ष में, तो 2 अप्रैल 1984 को इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था साथियों, तो 2 अप्रैल 1984 को भेजा गया था। ठीक है, राकेश शर्मा इनका नाम है साथियों। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में भेजे गए थे, जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना। प्रश्न आता है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है साथियों, तो चलते हैं साथियों आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बताइए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती हो जाती है आपकी, स्वर्ण रेखा हो जाती है, नर्मदा नदी हो जाती है, सिंधु नदी हो जाती है। तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइएगा साथियों। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उसकी ट्रिक है, आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों की ट्रिक उस पर मैंने करवा रखा है। ठीक है साथियों, तो वहाँ से आपको पढ़ लेना है। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी गिरती है जल्दी से बताइएगा। तो ये हो जाती है आपकी स्वर्ण रेखा हो जाती है। ठीक है साथियों, स्वर्ण रेखा नदी है ना जो कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात कर लेते हैं साथियों नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, कहाँ से, तो अमरकंटक एक छोटा सा गांव है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, तो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियों में क्या है स्थित है, जहां से नर्मदा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों, जहां से नर्मदा क्या निकलती है, पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों, तो अमरकंटक हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, अमरकंटक। ठीक है साथियों, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है साथियों, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है साथियों, अनूपपुर जिले में। ठीक है, ये इसका उद्गम स्थल है। उद्गम कहाँ से होता है साथियों, अमरकंटक से ये है विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है। इसकी जो धारा है, जो इसकी धारा गिरती है, उस धारा को किस नाम से जाना जाता है साथियों, जो इसकी धारा गिरती है ना, जहाँ से ये नीचे गिरती है उसे कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। किस धारा के नाम से जाना जाता है साथियों, तो कपिल धारा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहाँ से ये गिरती है ना साथियों, जहाँ से ये गिरती है इसे कौन सी धारा के नाम से जाना जाता है, तो कपिल धारा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य से बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है साथियों, झारखंड राज्य से निकलती है। रांची नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नगड़ी गांव, कौन सा गांव है साथियों, तो नगड़ी गांव में रानीचुआ। कहाँ से चलती है साथियों, ये रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है साथियों, इसको भी याद रख लेना है।
रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है, नागड़ी गांव के पास में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में है, 16 किलोमीटर दूर है, रांची नगर से, कहाँ से, रांची नगर से है, ठीक है, इसे याद रखना। बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहाँ पर, बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती है, नर्मदा है, सिंधु नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कौन सी नदियाँ, ये हमारी ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, ये कहाँ पर गिरती हैं हमारी, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। ताप्ती, नर्मदा, सिंधु अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, तो स्वर्ण रेखा हमारी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ठीक है। तो ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, सिंधु है, ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है साथियों। चलते हैं, क्योंकि नदियों से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है, भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, ग्वालियर है, कौन सा शहर है बताइए साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है, तो भोपाल। भोपाल को क्या कहते हैं, झीलों का शहर कहा जाता है साथियों, किसको कहते हैं, भोपाल। यहाँ जो भोपाल के अंदर सबसे बड़ी झील है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भोजताल हो जाती है, कौन सी साथियों, तो भोजताल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, ठीक है साथियों, इसे याद रखेंगे। प्रश्न आता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भोजताल हो जाती है, ठीक है। यदि बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये तो मध्य प्रदेश की हो गई साथियों, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ये हो गई। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील हो जाती है साथी, कौन सी हो जाती है, तो चिल्का झील हो जाती है। यह कैसी है, खारे पानी की झील है, इसको भी आपको याद रख लेना, खारे पानी की झील है, ठीक है साथियों, खारे पानी की झील है। यह झील कहाँ पर है साथियों, तो उड़ीसा में है, कहाँ पर है साथियों, तो उड़ीसा में आपकी हो जाती है चिल्का झील, कहाँ पर है साथियों, तो उड़ीसा में, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। यदि प्रश्न आए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की बात कर लेते हैं साथियों, विश्व की सबसे बड़ी झील, तो विश्व की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैपिसियन सागर, कौन सी है साथियों, तो कैपिसियन, तो कैस्पियन सागर है, कौन सी है, कैस्पियन सागर, ठीक है, जो मध्य एशिया क्षेत्र में स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है साथियों, तो मध्य एशिया क्षेत्र में स्थित है। चिल्का झील खारे पानी की है, ये कहाँ पर, उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भोजताल है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है, जो मध्य एशिया में स्थित है, ठीक है साथियों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दें साथियों, इसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, झीलों का, सॉरी साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है साथियों। झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो भोपाल को कहते हैं, ठीक है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं साथियों, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं साथियों, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं, जिसे आपको याद रख लेना है, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों, इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु और जागरूकता के लिए मनाया जाने वाला दिवस है, ठीक है साथियों, इसे आपको याद कर लेना है, ध्यान रखना है इस प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। यूएनओ 19 दिसंबर 1994 को 16 दिसंबर से क्या है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में से घोषित किया गया, ठीक है। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार की तिथि के रूप में तय की गई। किसकी तिथि के रूप में तय की गई साथियों, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में तय की गई, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो बात की जाती है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं साथियों, जल्दी से बताइएगा। बात की जाती है हमारी किसकी, खाद्य श्रृंखला में, तो शाकाहारी क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या अपघटनकर्ता होते हैं। कौन होते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है साथियों, बताइएगा। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं यार साथियों, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन से होते हैं साथियों, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। देखो साथियों, इस तरह से होता है आपका, यहाँ होते हैं आपको उत्पादक, यानी पौधे होते हैं साथियों। पौधे को कौन खाता है, पौधे को खाता है टिड्डा, और टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को कौन खाता है साथियों, तो टिड्डे को कौन खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा,
मेढक को कौन खाएगा साथियों? तो मेढक को सांप खा लेगा। तो सांप को कौन खाएगा साथियों? सांप को बाज खा लेगा। इस तरह से क्या है, खाद्य श्रृंखला बनती है साथियों। ये प्राथमिक होते हैं, उत्पादक बोलते हैं इन्हें, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, इन्हें बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, इन्हें बोलते हैं तृतीयक, तृतीयक उपभोक्ता। सांप, सॉरी साथी, सांप, फा नहीं होता, पा होता है। सांप, सांप को बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। लास्ट में आते हैं हमारे, जिन्हें बोलते हैं अपघटक कर्ता। ठीक है, अपघटक कर्ता, अपघटक कर्ता लास्ट में होते हैं हमारे कौन से? अपघटन कर्ता। जैसे जीवाणु कवक होते हैं, ये क्या करते हैं? अपघटन कर्ता होते हैं। फिर से क्या है, पादपों के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है साथियों, उत्पाद का निर्माण करते हैं कौन? अपघटन कर्ता। ठीक है साथियों, इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला आपकी बनती है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ साथियों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ राइटिंग खास नहीं थी, ऐसे ही जल्दी जल्दी समझा दिया मैंने। साथियों इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, उत्पादक होते हैं हमारी घास। ठीक है, घास स्थल हो गया, उत्पादक होते हैं घास। दूसरा पोषी स्तर होता है हमारा टिड्डा। ठीक है, जैसे शाकाहारी स्तर होता है। मेढक होता है मांसाहारी, तीसरा पोषी स्तर होता है। सांप होता है सर्वोच्च मांसाहारी, यानी चौथा पोषी स्तर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यह क्या है, खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक है साथियों, प्रथम स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथा स्तर। ठीक है, तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। इस तरह से क्या है, क्रम चलता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूगर्भीय चक्र कहते हैं, या भू रासायनिक चक्र कहते हैं? बताइएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो तत्वों का जो चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? इसे बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप में एक जीव में से दूसरे जीव से स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? बताइए कौन सा करता है? डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, हाइड्रोजन है? कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। हाइड्रोजन क्या करता है? सबसे न्यूनतम प्रदूषण करता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रादृशी हुई थी? तो बताइएगा किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रादृशी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो साथियों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग यानी कई लोग मारे गए थे। ठीक है साथियों, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रख लेना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। इसका यह रहा संपूर्ण व्याख्या, इसे आपको पढ़ लेना है। तो साथियों सेशन कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।